हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्षितिज भाग 2 का पार्ट 12 लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज के लेखक हैं यशपाल जी। तो यशपाल जी यहाँ पे हमें एक व्यंग्य के द्वारा समझा रहे हैं कि किस तरह से जो सामंती वर्ग है वो हम पे राज करता था। तो यहाँ पे लखनवी अंदाज जिसके लेखक हैं यशपाल जी, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर है, एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी एक परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब यहाँ पे यशपाल जी हमें बता रहे हैं कि जो सामंती वर्ग है जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि सामंती वर्ग। अब सामंती वर्ग क्या होता है? सामंती वर्ग होता है वो लोग जिन्होंने, जो हमसे बड़े होते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। अब उनका शासन तो चला गया लेकिन उनकी आन जो है वो अभी भी नहीं गई है। उस पर उन्होंने एक व्यंग्य लिखा है और हमें साथ ही समझाया है कि जब भी हमें कोई कहानी लिखनी है तो हमें उसके लिए कोई ना कोई टॉपिक की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस व्यंग्य में ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक घटना है जिसमें यशपाल जी यात्रा कर रहे हैं। तो पाठ शुरू कर रही हूं। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल सी पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। अब जो लेखक है यशपाल जी वो यात्रा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास के डब्बे में वो जाएंगे, तो सेकंड क्लास के डिब्बे में थोड़ा सा जो दाम थे वो थोड़े ज्यादा लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई एक कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। अब यहाँ पे उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई कहानी लिखनी है। अब कहानी लिखने के लिए उन्हें दृश्य भी देखने होंगे, उन्हें एकांत भी चाहिए था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करेंगे। सेकंड क्लास का डिब्बा जो होता है थोड़ा महंगा होता है, तो उसमें ज्यादा पैसेंजर नहीं रहते हैं। आगे देखिए, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब गाड़ी जो थी वो छूट रही थी, मतलब वो निकल रही थी, तो उन्होंने क्या किया? सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को उन्होंने सोचा कि वो डिब्बा खाली है, इसलिए वो वहां दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अब जैसा उन्होंने सोचा था, उन्होंने अनुमान लगाया था कि डिब्बा खाली है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें पहले से ही एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोस्ट सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब वहां पे एक बर्थ थी, एक बर्थ पर लखनऊ के नवाब जो थे वो पहले से ही वहां बैठे हुए थे, पालथी लगाए हुए। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उनके सामने 2 खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। अब जैसे ही हम चढ़े, मीन्स यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि यशपाल जी बता रहे हैं कि जैसे ही वो डिब्बे में चढ़े तो क्या हुआ कि उनकी आंखों में एक चिंतन सा दिखाई दिया, एक विघन सा दिखाई दिया उनके चढ़ जाने से। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली।
अब वो वहां पे चढ़ गए उनके डिब्बे में, तो वहां पे नवाब साहब पहले से ही बैठे हुए थे, तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा उनका उस डिब्बे में चढ़ जाना। तो उन्होंने थोड़ी सी, जैसे ही वो ट्रेन में चढ़े तो थोड़ा सा अपना जो एकांत चिंतन था, उनको लगा कि उस नवाब साहब के एकांत चिंतन में, उन्होंने ऐसा फील किया लेखक ने कि उनके एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया है। अब उन्होंने उसको देखा, नवाब साहब की संगति में उन्होंने भी कोई उत्साह नहीं दिखाया, यशपाल जी ने नवाब साहब की संगति में कोई उत्साह नहीं दिखाया। तो यशपाल ने क्या किया, यशपाल ने भी क्या किया, वो भी उनके सामने नजरें चुरा के बैठ गए। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अब उनकी तो कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है यशपाल जी की। तो सब नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अब यहाँ पे वो अपनी, यशपाल जी अपनी ही कल्पना कर रहे थे कि शायद नवाब साहब को असुविधा हो रही हो, संकोच हो रहा हो, क्योंकि उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे में वो यात्रा कर रहे थे। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने का अनुमान लगाया होगा। अब यहाँ पे लेखक यही सोच रहे थे कि वो नवाब साहब जो है वो वहां पे सेकंड क्लास का डिब्बे का उन्होंने टिकट खरीद तो लिया था, लेकिन अब उन्हें यह गवारा नहीं हो रहा था कि शहर का कोई भी सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता हुआ देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब यहाँ पे यशपाल जी अपने आप ही सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने अकेले सफर करने के लिए ही ये खीरे साथ में खरीदे होंगे, ताकि वो सफेदपोश के सामने कैसे खीरा खाएं। अब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि सफेदपोश के सामने वो कैसे खीरा खाएंगे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब नवाब साहब जो हैं वो कभी वो अपनी कनखियों से लेखक को देख रहे थे, तो कभी खिड़की से बाहर, ट्रेन की खिड़की के बाहर देख रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब और जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब उन्होंने, नवाब साहब ने एकदम से लेखक को कहा कि नवाब साहब ने उनको कहा, एकदम से संबोधन किया, आदाब अर्ज है, क्या आप खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब क्या आप खीरे को खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब यशपाल जी को कुछ ये अच्छा नहीं लगा, एकदम से उनके स्वभाव में जो, एकदम से उनमें जो परिवर्तन देखा। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। अब यहाँ पे उन्होंने भी जवाब दिया, यशपाल जी ने, कि नहीं, आप शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब नवाब साहब ने फिर से देखा सामने, और उन्होंने क्या किया, खिड़की के बाहर देखा एक बार और एक दृढ़ निश्चय किया और खीरों के नीचे रखा हुआ तौलिया जो था उसे झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर, अब सीट के नीचे से उन्होंने क्या किया, एक लोटा उठाया जिसमें दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। उन्होंने एक पानी से भरा हुआ लोटा उठाया और जो खीरे थे उनको पानी से धोया, खिड़की के बाहर तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। सॉरी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी से खीरों को धोया खिड़की के बाहर और तौलिया जो सामने बिछा कर रखा था और उस पर खीरों को रख दिया सजाकर, और अपनी जेब से उन्होंने चाकू निकाला, खीरों को
जो ऊपर का सिरा था उसको काटा और उसको ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्हें गोद कर उसका झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से उन्होंने चीर कर उसकी जो फांकें थी, जो स्लाइस थी, उसको तौलिए पर रखते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लखनऊ के स्टेशन पर पता है, जो खीरा बेचते हैं उनको पता है कि लोग वैसे वहां पे किस तरह का खीरा खाते हैं, किस तरह का जो नमक है वो जीरा और मिला होता है, उस नमक में पिसी हुई लाल मिर्च की एक पुड़िया होती है, वो तो उसको साथ लेकर जाते हैं। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। अब नवाब साहब ने क्या किया, उन खीरों को काटा, उनकी फांकें बना दी, उसको तौलिए पर सजा दिया और बहुत सुंदर तरीके से सजाकर उस पर नमक मिर्च को छिड़क दिया, बुरक दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसस्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अब उनके जो भाव थे उससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि वो जो खीरे को वो काट रहे हैं, इतने सुंदर तरीके से सजा रहे हैं, तो उसको देखकर उनके मुंह में पानी भर रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियां रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर से एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब फिर से नवाब साहब ने कहा, वो देख रहे थे तो फिर से उन्होंने कहा कि लीजिए आप खीरा लीजिए। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पानियाती फांकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। अब यशपाल जी यहाँ बोल रहे हैं कि खीरे की जो फांकें थी उनको देखकर, जिस तरह से नवाब साहब ने उन फांकों को सजाया था, उनके मुंह में पानी जो बिल्कुल आ रहा था, लेकिन वो इनकार कर चुके थे। अब वो पहले ही इनकार कर चुके थे, इसलिए वो चाहकर भी उस खीरे का प्रयोग नहीं कर सकते थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाइए। अब यहाँ पे यशपाल जी बोल चुके थे पहले ही कि नहीं, वो नहीं खाएंगे, इसलिए उन्होंने आत्मसम्मान निभाना जरूरी समझा और उन्होंने उत्तर दिया, शुक्रिया, धन्यवाद, इस वक्त हमें तलब महसूस नहीं हो रही है, मतलब इस समय उनका खाने का मन नहीं है, मैदा अमाशय भी उनका जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाइए, आप इनको लीजिए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब नवाब साहब ने एक लालच भरी नजरों से उस खीरे की जो स्लाइस थी, जो फांके थी, उनको देखा। अब खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। अब नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब ने खीरे की फांक जो थी उसको उठाया, उसको अपने मुंह तक ले गए, फिर उन्होंने खीरे की जो पीस था उसको सूंघा और स्वाद के आनंद में उनकी पलकें जो थी वो मूंद गई, मतलब जो उनकी पलकें थी वो खुद ब खुद बंद हो गई। मुंह में पानी भर आए, मुंह में भर आए पानी को घूंट गले से उतर गया। अब वो जो खीरे की जो स्लाइस थी उन्होंने क्या किया, उसको जब अपने नाक तक ले गए तो उसको देखकर उनके मुंह में पानी भर आया, तो उस घूंट को उन्होंने निगल लिया, वो गले के नीचे उतार दिया। तो नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। जो उनके उस खीरे को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया, उसको उन्होंने गले के नीचे उतारा और खिड़की से बाहर उस जो फांक थी, जो पीस था खीरे का, उसको फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर
फेंकते गए। अब नवाब साहब ने ऐसा ही किया, हर खीरे की जो स्लाइस थी, जो पीस था, उसको अपने मुंह तक, नाक तक ले जा रहे थे, उसको सूंघ रहे थे और खिड़की के बाहर फेंक दे रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब नवाब साहब जो थे वो यहाँ पे दर्शा रहे थे, उन्होंने क्या किया, सारी की सारी जो भी खीरे की फांकें थी उनको खिड़की के बाहर फेंककर अपने हाथ जो थे वो तौलिए से साफ किए, अपने होंठ तौलिए से साफ किए और गर्व से गुलाबी आंखों से यशपाल जी की तरफ देख रहे थे और मानो कह रहे थे कि खानदान रईसों का ये खाने का तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। इस हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर होता है पेट। अब ये जो हमने सारा का सारा यहाँ पे पाठ पढ़ रहे हैं, ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें है कि नवाब साहब ने ऐसा क्यों किया। तो नवाब साहब जो है ये सारा कार्य उन्होंने किया एक खीरे को लेकर। उन्होंने यहाँ पे यशपाल जी कह रहे हैं ये सब तरीका तो उन्होंने दिखा दिया, क्या इन सब तरीके करने से उदर की तृप्ति हो सकती है? क्या पेट की तृप्ति हो सकती है? क्या ऐसे करने से हमारा पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब उनका आमाशय सही नहीं था, आमाशय पर वो बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब यहाँ पे लेखक ये बोल रहे हैं कि जब खीरे की सुगंध से, केवल मात्र सुगंध से ही उनके ज्ञान चक्षु खुल गए तो बिना विचार घटना के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अब यहाँ भी नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब ने उस खीरे को खाया नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या किया, भरे पेट की तरह, जैसे हमारा पेट भर जाता है तो उसमें डकार लेते हैं, उस तरह से उन्होंने एक डकार लिया, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो सकता है, बिना खाए पेट भर सकता है, तो बिना विचार घटना पात्रों की कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताया जा रहा है कि जो नवाब साहब हैं वो एक इस तरह के इंसान हैं, उन्होंने जो लखनवी नवाब इस पाठ का नाम है, तो वो यहाँ पे ये दर्शा रहे हैं कि जो नवाब है वो किसी व्यक्ति के सामने एक आम खाद्य वस्तु, खीरा जैसी एक आम जो वस्तु है, उसको किसी और के सामने कैसे खा सकते हैं। थैंक यू।